हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए खास जो यूके में यहाँ पे हैं और वो अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं फॉर विजिटिंग। फिर चाहे वो आप हो स्टूडेंट वीज़ा पे, फिर चाहे वो हो आप कहीं स्किल वर्कर वीज़ा में, या फिर ऐसे किसी और वर्क परमिट वीज़ा पे। तो आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से उनके लिए रेडी करने पड़ेंगे, ये सब मैं मेंशन करूंगी इस वीडियो में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तो काफी वीडियोस इस चैनल पे आपके लिए इस वीडियो की तरह हेल्पफुल मिल जाएंगी। और अगर आप आने का प्लान करें देन भी चैनल आपकी काफी वेज में हेल्प कर सकता है फ्रॉम योर एडमिशन प्रोसेस टिल वीजा हेयर। फिर चाहे वो आपकी स्किल वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन हो या फिर कोई स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो बात करते हैं मेन टॉपिक की। अगर आप यूके में अपने पेरेंट्स या फिर अपने क्लोज रिलेटिव को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो जो वीज़ा उनके लिए मेनली अप्लाई करा जाता है वो करा जाता है स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा। तो इसकी जो कॉस्ट रहती है पहले मैं वो बता देती हूँ। ये जो वीज़ा होता है वो आप 6 मंथ से लेके 10 ईयर के बीच में मल्टीपल एंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो इसकी कॉस्ट रहती है वो बेसिकली ये रहती है जो कि 100 पाउंड से स्टार्ट हो जाती है। तो जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है इस वीज़ा कैटेगरी में, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। उनकी कॉन्वोकेशन पे जो वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं फॉर देयर कॉन्वोकेशन। अगर आपके पेरेंट्स ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल होते हैं कि वो यहाँ पे ओवरस्टे नहीं करेंगे और उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है वापस जाने का, आप किसी और वीज़ा कैटेगरीज पे भी हो तब भी आपके पेरेंट्स को वीज़ा इजीली मिल जाएगा अगर उनके पास इनफ फंड है, उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है वापस जाने का। तो बात करते हैं मेनली यहाँ से आपको क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं ऑन विजिटर वीज़ा। तो फर्स्ट जो चीज़ सबसे पहले करी जाती है वो करी जाती है, आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे होते हो उसके लिए सर्वे करवाना जरूरी होता है आपको, जिसको प्रॉपर्टी सर्वे भी बोलते हैं, जिसको बिल्डिंग सर्वे भी बोला जाता है, और सब लोग इसे इमिग्रेशन बिल्डिंग सर्वे भी बोलते हैं। तो डिफरेंट कुछ भी बोल सकते हो। बेसिकली इस सर्वे में वो आपके घर आके चेक करते हैं। बेसिकली काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ये सर्वेस करती हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी की अपॉइंटमेंट मिल जाती हैं, उनका प्राइस डिफरेंट होता है। और सर्वे का रीज़न भी आपसे पूछा जाता है कि आप ये सर्वे करवा क्यों रहे हो। अगर आप ऑफकोर्स किसी को बुलाने के लिए यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए सर्वे करवा रहे होगे तो आपके पास उनके पासवर्ड वगैरह की कॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए। वो आपसे पूछते हैं कि कितने बंदों के लिए हो, ताकि पता चले कि आपका सर्वे फेल है कि आपका सर्वे पास है। तो आपके पास उनकी डिटेल भी होनी चाहिए सर्वे के टाइम। जब ये कंपनी सर्वे कर लेती हैं तो वो एक रिपोर्ट बनाती हैं प्रॉपर, जिसे इमिग्रेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, सर्वे रिपोर्ट भी बोलते हैं। उस रिपोर्ट में मेंशन होता है आपके घर की डिमेंशन, हर चीज़, और आप जिन्हें बुलाने वाले हो उनके लिए सफिशेंट स्पेस है कि नहीं। इसीलिए वो आपसे उनके पासवर्ड वगैरह की डिटेल भी उस टाइम पे, नंबर्स वगैरह भी मांग सकते हैं। तो ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास उस टाइम पे जरूर रखना है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड स्टेप होता है, वो होता है स्पॉन्सर करने के लिए। स्पॉन्सर करने के लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पहले मैं फॉर्म की बात करती हूँ। जो फॉर्म है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसा नजर आता है। ये फॉर्म बड़ी इजीली पीडीएफ इसकी अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। विजिटर फॉर्म के लिए विजिटर स्पॉन्सर फॉर्म लिख के अगर आप करोगे तो आपको इजीली ये फॉर्म मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। इसको आपको प्रिंट करवा के खुद इसे फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके साथ मिलता है, वो होता है इनविटेशन लेटर या फिर स्पॉन्सरशिप लेटर आपको लिखना होता है। इसमें क्या डिटेल्स देनी होती है, बेसिकली ये लेटर का जो फॉर्मेट है वो भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आफ्टरवर्ड। पहले मैं मेंशन कर देती हूँ कि इसमें क्या आपको डिक्लेयर करना होता है। तो यही करोगे आप, ब्रिटिश हाई कमीशन जिसको भी आप लिखने वाले हो उस कंट्री का नेम लिखना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी, उसके बाद डिक्लेरेशन की 2 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी कि ये मेरा नाम है, यहाँ से मैं हूँ और ये चीज़ें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इस लेटर में। देन फर्स्ट होगी इमिग्रेशन स्टेटस। आपका क्या इमिग्रेशन स्टेटस है आपको वो लिखना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस वीज़ा पे हूँ, इस टाइम पे यहाँ पे। और उसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एप्लीकेशन की डिटेल होगी कि किन के लिए आप एप्लीकेशन करने वाले हो। लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स को इन्वाइट करने वाले हो तो उनका डिटेल होगी कि इन 2 पर्सन को मैं यहाँ पे अपने पास इन्वाइट करने वाला। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, बस 2-2 3-3 लाइन्स ही लिखनी होती हैं। ऐसे आप स्पेसिफिकली हेडिंग्स बना के उसमें 2-2 3-3 लाइन्स लिख सकते हो।
इसके बाद होता है आपकी एम्प्लॉयमेंट एंड आपकी इनकम के बारे में। आपने मेंशन करना होता है कि जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जितनी भी आपकी इनकम है, और इसमें आप लिख दोगे कि आप अपनी पे स्लिप्स वगैरह फॉर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इसमें देने वाले हो। तो इसमें आपके इनकम के डॉक्यूमेंट लगते हैं, बट वो इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज़ अगर वो आपके पेरेंट्स खुद को सेल्फ फंड कर रहे हैं तो इतना मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे कितना अर्न कर रहे हो, बिकॉज़ वो उनकी जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो खुद उठाते हैं वहाँ से फंड शो करके। उसके बाद आएगी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में आप एड्रेस वगैरह प्रॉपर दोगे और आप लिखोगे कि आपके पास सफिशिएंट स्पेस है, इसीलिए आप जो साथ में अपने इसमें जो वो रिपोर्ट है, इमिग्रेशन रिपोर्ट है, वो अटैच कर रहे हो, जिसमें मेंशन है कि आपके पास उतना स्पेस है अपने घर में उनको रखने के लिए। एंड उसके बाद फंड्स होते हैं। फंड्स में आप बेसिकली लिख दोगे कि आपके पेरेंट्स सेल्फ फंडेड है, वो खुद फंड करें अपने आप को। देन लास्ट में पर्पस लिखा जाएगा विजिट वीज़ा एप्लीकेशन की, वो किस रीज़न के लिए आ रहे हैं। अगर तो वो कॉन्वोकेशन के लिए आ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली इस ओकेजन के लिए वो आ रहे हैं। अगर आप वो नॉर्मल भी आप उन्हें बुला रहे हो तो आप नॉर्मल लिख सकते हो कि वो मेरे पास विजिट के लिए आ रहे हैं, मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप कॉन्वोकेशन डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का इन्विटेशन हो सकता है आपकी कॉन्वोकेशन डेट का, या ऐसा कोई एक एक्स्ट्रा प्रूफ देना पड़ेगा इनरोलमेंट का या फिर कॉन्वोकेशन का लेटर। वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पहले ही डिक्लेयर कर देती हैं 2-3 मंथ पहले कॉन्वोकेशन से डेट, तो आप उसे भी अटैच कर सकते हो कि आपकी कॉन्वोकेशन की डेट इस मंथ की इस डेट को है, तो आप वो भी दे सकते हो। इसके अलावा लोग अगर जिनको होता है कि हमारे पेरेंट्स थोड़ा पहले आ जाएँ तो कॉन्वोकेशन के बिना भी वो बुला लेते हैं, फिर चाहे वो कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए क्यों ना बुलाएं। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसा करा था कि उन्हें थे कि उनके पेरेंट्स उनकी कॉन्वोकेशन देखे, बट तब तक कॉन्वोकेशन की डेट डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो उन्होंने हमारे रिजल्ट से पहले ही उन्हें इनवाइट कर लिया था नॉर्मल वीज़ा पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कॉन्वोकेशन के डेट के बाद भी बुला सकते हो। कुछ फ्रेंड्स ने मेरे ऐसे भी करा था कि कॉन्वोकेशन की डेट आने के बाद इनवाइट करा था, तो कॉन्वो से 1 वीक के पहले तो बंदा पहुंच ही जाता है यहाँ। उसके बाद लास्ट में आपने लिखना होता है कि ये वाले फॉलोइंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मैं इस लेटर के साथ देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, तो उसमें आपने मेंशन करना होता है कि वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो मैं यही बताऊंगी नेक्स्ट कि इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स आपका BRP होता है, आपका पासपोर्ट होता है, आपका जो आपने रिपोर्ट बनाई होती है वो होती है। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी के पर्पज़ से बुला रहे हो, कॉन्वोकेशन के पर्पज़ से बुला रहे हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट लेटर, वो तो दोनों ही केस में लगेगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तब भी, अगर आपने कोर्स सक्सेसफुली कर लिया तो सक्सेसफुल का लेटर, अगर आप अभी कोर्स में है तो कोर्स एनरोलमेंट का लेटर लगेगा। अगर कॉन्वो के लिए बुला रहे हो तो कॉन्वो के इन्विटेशन का लेटर साथ में लगेगा, और उसके अलावा लगेंगी आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड आपकी पे स्लिप्स। ये मैटर नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी है, बट आप यहाँ पे क्या अर्न कर रहे हो, क्या आपका यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है उसकी स्टेटमेंट साथ में लगती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि NI पे जॉब थोड़ी तो करिए ताकि आप अपनी पे स्लिप्स वगैरह किसी को प्रोवाइड कर सको, किसी भी वीज़ा कैटेगरी। अगर आप बुलाने वाले हो किसी को, अगर आप किसी वर्क वीज़ा वगैरह पे हो यहाँ पे, तो सिमिलरली आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट की जगह पे वहाँ पे लगेंगे आपकी जो आपकी जॉब का ऑफर लेटर है, आपकी जॉब की पे स्लिप्स है, वो सब लगेगा इसमें। तो स्टूडेंट वाली डिटेल निकाल के उसमें आपकी जॉब वाली डिटेल लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप यहाँ से रेडी करके वहाँ पे भेज दोगे, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, तो उन्होंने बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। सेम जैसे आपने लेटर लिखा उसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, जिसमें उन्होंने भी मेंशन करना होता है कि उनकी विजिटिंग का क्या रीज़न है, और उसके बाद ये भी मेंशन करना होता है कि उनकी इनकम कितनी है, कहाँ से आ रही है, एंड वहाँ जाके वो अपनी कंट्री में वापस क्यों आएंगे। मेनली ये मेंशन करना होता है, आपने बताना होता है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न, आपके टाइज, आपकी बिजनेस, आपका वर्क, कुछ भी हो सकता है बैक अपनी कंट्री में, वो आपको उसके साथ अटैच करना होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एक रीज़न है मेरा वापस आने का उस कंट्री में जाने के बाद। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी होती है फंड्स डिटेल। नॉर्मली 6 मंथ की फंड्स डिटेल लगती है, तो 6 मंथ ओल्ड आपको बैंक स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, और उसमें जो फंड है वो एज सच कोई अमाउंट नहीं है, बट
मिनिमम एक पर्सन के लिए 5 लाख मिनिमम माना जाता है कि मिनिमम 5 लाख तो एक पर्सन के लिए होना चाहिए। तो वो इमीडिएट ऐसे एकदम से आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप एकदम से रख दोगे और उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, उसके बाद वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको फंड्स की डिटेल प्रॉपर देनी पड़ती है इस वीज़ा कैटेगरी में कि आपके पास जो इतने पैसे हैं खुद को फंड करने के लिए, वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपका कोई सिंगल पेरेंट है तो आप कोई सिबलिंग्स है, अगर वो उनका खर्चा उठा रहे हैं तो वो उनकी डिटेल भी दे सकते हैं कि इनके थ्रू ये मेरा खर्चा है, बट मैंने इसको विजिट करने जाना है। तो वो कुछ भी हो सकती है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट वो स्ट्रांग होने चाहिए आपके फंड्स की डिटेल, स्पेशली जब आप यहाँ पे उन्हें बुलाने वाले। ऐसा भी नहीं है कि दोनों को अलग डिटेल होनी पड़ेगी, लाइक बिकॉज मोस्टली इंडिया या पाकिस्तान में हाउस वाइफ्स होती हैं, तो वाइफ का स्पेसिफिकली ऐसी कोई डिटेल होती नहीं है। फिर चाहे आपकी मदर अकेली विजिट क्यों ना करने आने वाली हो, अपने हस्बैंड की डिटेल दे सकती हैं कि हाँ ये मतलब मेरे कीन है, इनकी जो डिटेल है वही मेरी डिटेल है, इनके थ्रू ही मुझे पैसे मिलेंगे। तो उसमें भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं जाता। तो आप अपने मदर के लिए अपने फादर की डिटेल भी शो करवा सकते हैं, और आप दोनों के लिए जॉइंट अकाउंट में भी फंड्स वगैरह की डिटेल शो करवा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी देर में ये वीज़ा मिलेगा? बेसिकली इस वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, मिनिमम 2 मंथ का टाइम लग जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर आप कॉन्वोकेशन वगैरह पे बुलाने वाले हो तो टाइम देख के ही आप अपनी प्रोसेस करना, बिकॉज़ इस वीज़ा में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो टाइम को थोड़ा देख के करना, और उसके अलावा अगर आप नॉर्मल बुलाने वाले हो, किसी ओकेज़न पे नहीं बुलाने वाले, देन तो कोई इश्यू नहीं है, मिनिमम 2 मंथ में उनका वीज़ा प्रोसीड होके आ जाए। तो गाइस ये थी वीडियो रिगार्डिंग टूरिस्ट वीज़ा, कुछ उसकी जो गाइड थी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर बेटर कनेक्ट ईच अदर फॉर अदर पर्सन एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइबिंग। बाय।